चलो, तो सबसे पहले जो हमने क्रैमर्स रूल देखा था, है ना, वो देखो जरा दोबारा। हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है, एंड मैंने इसका बनाया a1x प्लस सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 into x y z that is equal to d1 d2 d3 मैट्रिक सिस्टम में इसको ले आया हूं, राइट। अच्छा, अब क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि इसके थ्रू हमने बनाया पहले डेल्टा a1 b1 c1, राइट, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अच्छा, डेल्टा वन इज द डिटर्मिनेंट कि अगर हमने कॉलम वन को d1 d2 d3 से रिप्लेस किया, डेल्टा टू सिमिलरली कॉलम टू को करेंगे, तो इसके अंदर आगे केसेस क्या क्या हैं, ठीक है, कि इफ डेल्टा, अच्छा हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई थी बाय द वे, एक्स आया था हमारा डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई आया था डेल्टा टू बाय डेल्टा, एंड जेड आया था डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। अब इसके बाद हमने केसेस का क्या बोला, ठीक है, कि अगर सबसे पहले डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, न्यूमिनेटर जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, यूनिक, ठीक है। अब अगर ऊपर के तीनों जीरो हैं, राइट, अगर मैं डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री की मैं बात करूं, राइट, तो जीरो नॉन जीरो के अकॉर्डिंगली कितने केसेस बनेंगे, टू इंटू टू 8 केसेस बनेंगे। देखो, जीरो 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 नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो जीरो नॉन जीरो जीरो जीरो, जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो जीरो नॉन जीरो, जीरो सॉरी नॉन जीरो नॉन जीरो जीरो एंड नॉन जीरो नॉन जीरो, ये टोटल 8 केसेस बनेंगे। मैं अभी फिलहाल कौन से सेकंड टाइम पे कौन से केस की बात कर रहा हूं, ये वाले, सिर्फ ये वाले, कि तीनों के तीनों जीरो, राइट, कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री एंड डेल्टा, न्यूमरेटर के तीनों तो जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो, तो इट्स लाइक जीरो पे जीरो केस बन गया, तो क्या चला जाएगा अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड अब ये 7 केसेस की बात करो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, इधर एक नॉन जीरो है, इधर दो नॉन जीरो, इधर तीनों की तीनों नॉन जीरो, तो ये कौन सा केस आ गया कि एटलीस्ट one of delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero and delta is zero, डिनोमिनेटर जीरो है बट ऊपर एक आधा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो पे जीरो क्या हो जाएगा, एक आधा भी नॉट डिफाइंड, तो इन दैट केस क्या जाएगा हमारा, नो सोल्यूशन। ये समझे, श्योर, चित्राक्ष, पक्का, यजुर, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे,
यस सर। यस सर। ठीक है, ये नोट करो। सॉरी, समय बचाना हमारे हाथ में है। चले, कर लिया भाईजान? चलो, अब ध्यान से देखो ये आया कहां से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को, भाई साहब ऊपर, हाँ, हमने इक्वेशन 1 को फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को सेकेंड एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड इक्वेशन को थर्ड एलिमेंट के कॉलम 1 के थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो क्या बन जाएगा, ये पूरी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, कोफैक्टर ऑफ a1, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ a1 इनटू a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ a1 इंटू d1। हाँ या ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ कोफैक्टर ऑफ a1 आ गया। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ a2 इंटू a2x b2y c2z, that is cofactor of a2 into d2, and similarly cofactor of a3 into a3x plus b3y plus c3, that is ca3 into d3, राइट। अब ध्यान से देखना, इसमें से मैंने x कॉमन लिया, x कॉमन लेके क्या बना, c1a1 ca1 into a1 plus ca2 into a2 and ca3 into a3 प्लस y का ca1 into b1 ca2 b2 ca3 b3 इक्वल टू, सॉरी अभी z का भी आएगा तो प्लस z का ca1 c1 ca2 c2 ca3, that is equal to d1 into cofactor of a1 d2 into cofactor of a2 प्लस d3 into cofactor of a3। हाँ यार, ये स्टेटमेंट समझ में आई? पक्का? क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x, तो ये कोफिशिएंट आ गए। तेरे को तेरी हाइट मालूम है ना, बाकियों को दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा उधर शिफ्ट हो जाओ उनके साथ। देखना जरा, अब ये क्या चीज लिखी हुई है कि a1 a2 a3 को अपने ही कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो क्या आ जाएगा ये, डेल्टा, राइट। तो ये आ जाएगा डेल्टा x। हाँ या ना, डेल्टा मींस डिटर्मिनेंट। हाँ या ना, ये क्या लिखा है कि कोफैक्टर्स ऑफ a1 a2 a3, इसके कोफैक्टर्स को कॉलम 2 के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये 0। ये क्या लिखा है, कोफैक्टर्स ऑफ a1 a2 a3 को कॉलम 3 के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी 0, y भी गया, z भी गया, तो ये दोनों 0, तो बच्चा डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है d1 d2 d3 को कोफैक्टर्स ऑफ a1 a2 a3 के साथ मल्टीप्लाई करना, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस। देखो एक्चुअली अज्यूम करो यहां पे a1 है प्लीज, तो a1 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के ये चीज, हाँ है ना। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया, d1 के साथ, तो कोफैक्टर ऑफ a1 को मल्टीप्लाई किया d1 के साथ, तो वो आ गया ये। ऐसे ही d2 को छोड़ के ये 4 एलिमेंट्स बनाएंगे कोफैक्टर ऑफ a2, और उसको मल्टीप्लाई किया d2 के साथ, तो वो आ गया ये। ऐसे ही d3 का रोन कॉलम छोड़ा तो ये चीज,
तो इसके कोफैक्टर्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये, मतलब इस पूरी चीज का डिटर्मिनेंट ओपन करो इसके अलोंग, वो मेरे को ये देगा। ये समझ में आया? पक्का? तो दैट्स इट, ये आ गया मेरा डेल्टा वन। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये डेल्टा वन लिखा हुआ है, तो यहां से मेरे को मिला एक्स इज माई डेल्टा वन बाय डेल्टा। ये समझे? क्या नहीं समझा? ये वाला बाकी समझा, ये वाला नहीं समझा, ये चीज नहीं समझे? तो ये चीज क्या लिखी है? कॉलम कॉलम कॉलम, अगेन नहीं, एक कॉलम के कोफैक्टर्स को दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट जीरो। यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देख, कोफैक्टर ऑफ A1, कोफैक्टर ऑफ A2, कोफैक्टर ऑफ A3। तो इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को किससे मल्टीप्लाई किया? B1 B2 B3 के साथ, इसके साथ। तो इसके कोफैक्टर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली इसके कोफैक्टर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो। ये समझे? पक्का? अब ये भाई देखना जरा, ये क्या लिख रखा है, D1 इंटू दिस इंटू दिस, तो B2 C3 माइनस C2 B3, और ये क्या है? ये इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है ना। अब यहाँ पे D1 लिखा हो या A1 लिखा हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एलिमेंट की पोजीशन पे बाकी उसका डिटरमिनेंट डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू पे थोड़ा ना डिपेंड करता है। यहाँ पे अब मैंने A1 लिखा है या D1 लिखा है, इसका कोफैक्टर तो यही रहेगा ना, इसके थ्रू आएगा, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला कि इस एलिमेंट को इसके इसके मतलब A1 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखो, राइट? ऐसे ही D2 को अब यहां पे A2 लेके जाओ, A2 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आ गया ये। और साथ में D3 को किससे मल्टीप्लाई किया? अब यहां पे A3 रखो, A3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आ गया ये। तो ये जो चीज लिखी है वो इसी चीज का डिटरमिनेंट लिख रखा है। मैं ये बोलूं, क्यों नेगेटिव क्यों आएगा? कोफैक्टर है, कोफैक्टर के साथ साइन इंक्लूडेड होते हैं। माइनर नहीं मैं बोलो, मैं बोलो कोफैक्टर है, तो इसके अंदर साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो माइनस एक्स को मतलब सॉरी, अगर एक्स की वैल्यू -2 तो उसको तो -x थोड़ा ना लिखेगा। अगेन मेरी बात ध्यान से समझ, अगर एक्स की वैल्यू -2 है तो उसको है नेगेटिव, लेकिन उसको -x थोड़ा ना लिखेगा, लिखेगा तो प्लस एक्स ना। तो ये कोफैक्टर्स के अंदर ऑलरेडी साइन इंक्लूडेड है, मैं ये बोल रहा हूं, मतलब वो -1 की बार i + j ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर। ये समझे? अभी देख लो, अभी तसल्ली कर लो, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये रीजनिंग था इसका, को क्रैमर्स रूल का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये पहले से देखा हुआ है हमने, बट अभी प्रॉपर डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, कि a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, मान लो अब हमारे पास जैसे a1 b1 a2 b2 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इनटू C1 C2 D1 D2, ये दो मैट्रिसेस है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट होने के बाद डिटर्मिनेंट, ये समझे?
नो दैट वुड बी इक्वल टू पहले का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय दूसरे का डिटरमिनेंट A1 B1, एक सेकंड, मैंने इधर वर्टिकल लिखा है, इधर हॉरिजॉन्टल लिख दिया ना, तो इधर C1 C2 D1 D2 ऐसा लिखो, ठीक है। A1 B1 A2 B2 C1 D1 C2 D2, ठीक है। अच्छा, अब इंडिविजुअली A1 B1 A2 B2, ठीक है। C1 D1 C2 D2, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो हम करेंगे, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, दिस इनटू दिस, यानी कि A1 C1 प्लस B1 C2, फिर दिस इनटू दिस A1 D1 प्लस B1 D2, दिस इनटू दिस A2 C1 प्लस, एंड दिस इनटू दिस A2 D1 प्लस B2, इसका डिटर्मिनेंट अब जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट, हाँ या ना, ये समझ में आया, यही बोला हमने। तो कहने का मतलब दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, हाँ या ना। जब दो डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन किया, कंबाइन करके एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, तो कैसे किया, अज्यूम देम टू बी द मैट्रिक्स, इनको मैट्रिक्स अज्यूम करो, और नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट के बराबर, बात करो, ये समझे, श्योर। दूसरा, अब देखो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका नॉर्मल मैट्रिक्स, दिस रो इनटू कॉलम, बट मैं रो इनटू रो भी कर सकता हूं, मतलब दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू A1 C1 B1 D1, ठीक है, A1 B1 C1 D1 A1 B1 C2 D2, तो क्या आ जाएगा, A1 C2 प्लस B1 D2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा A2 C1 प्लस B2 D1, एंड दिस इनटू दिस, तो क्या आ जाएगा, A2 C2 प्लस B2 D2, मतलब मैं नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूं, मतलब रो को कॉलम के साथ या रो को रो के साथ भी कर सकता हूं, ये दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम, अलग नहीं आएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4 एंड लेट्स से 5 6 7 8, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अगर मैंने नॉर्मल मैट्रिक्स वाइज किया तो 5 प्लस 14, अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सिंपल ले लो, 1 2, ठीक है, अच्छा 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 4 10, 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 8, तो मैं बोल रहा हूं कि ये इसके बराबर होगा, हाँ या ना, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया, 26 इंटू 7 माइनस 190, 26 इंटू 7 180, श्योर, बिल्कुल, माइनस 190 कितना आ गया, -8, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी चीज को मैं रो वाइज भी कर सकता हूं, दिस इंटू दिस, तो 5 प्लस 12 17, this into this 1 and 5 sorry 1 and 4 5, this into this 15 and 24 30, this into this 3 and 8, तो कितना आ गया, 17 into 11 180 माइनस 39 into 5 195, कितना आ गया, -1, तो यस ये सेम आएगा। अब ऐसा हुआ क्यों, बड़ा ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस रीजन है, इसको हमने एज इट इज रखा। देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यस ये तो कंबाइन होकर डिटरमिनेंट कंबाइन होकर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से आ जाएगा, तो ये तो टू ऑब्वियस, बट यार एक मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहता है, तो इसका ट्रांसपोज करके मैं लिख सकता हूं इसको, और इसका ट्रांसपोज करके जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली में क्या होगा, इसका कॉलम रो बन जाएगा, तो जो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो रो का रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि ट्रांसपोज का भी सेम रहता है डिटरमिनेंट, तो रो का रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करो या रो का कॉलम के साथ करो, जो दो चीजें बन के आएंगी दैट विल बी सेम,
इसलिए यहां पे सेम आया। एंड यस, ये जो चीज आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, that will obviously be equal to determinant of this into determinant of this। अब ये इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 4 minus 6 minus 2 into 10 minus 6 4, तो क्या आ गया, आएगा ही आएगा, वही चीज आएगा। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वी कैन आइदर डू रो इनटू रो और रो इनटू कॉलम, दोनों के थ्रू जो आएगा, यस बोथ विल बी सेम। ठीक है, देखो क्या हेडिंग क्या दी है, ठीक है ना? तो टू मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स, टू मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स, to multiply two determinants, we can either choose to multiply row by row, we can either choose to multiply row with a row, row with a row मतलब row first with the row second, ठीक है ना, और row with column, और row with column। ठीक है, ये नोट कर लो, ये रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये रो को रो के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो ये दोनों के दोनों डिटरमिनेंट सेम होंगे। ये एग्जांपल, शाबाश जल्दी। अब देखो जरा इसका एक एग्जांपल, प्लीज ध्यान से, ये क्वेश्चन के अंत को पहचानना थोड़ा सिंपल ही होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक टर्म एडिशन की फॉर्म में लिखी होती है। ठीक है, तो बोला कि प्रूव दैट इसका डिटरमिनेंट जीरो है। क्या चीज, देखो a1 b1 रो 1 के अंदर a1 b1 l1 m1 से मल्टीप्लाई हुआ, a1 b1 l2 m2 से मल्टीप्लाई हुआ, a1 b1 l3 m3 से मल्टीप्लाई हुआ। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, a2 b2 l1 m1 से, a2 b2 l2 m2 से, a2 b2 l3 m3 से, a3 b3 l1 m1 से, a3 b3 l2 m2 से, a3 b3 l3 m3 से। मतलब a1 a2 l1 l2 l3 m1 m2 m3, a2 b2 l1 l2 l3 m1 m2 m3, a3 b3 l1 l2 l3 m1 m2 m3 से मल्टीप्लाई। ये समझे, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, राइट? अब ये सोचो कि मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है एंड दूसरा साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसके अंदर मेरे को सबसे पहले ये चीज जनरेट करनी है। अब याद करो, अगर मैं रो को कॉलम से भी मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो, तो रो 1 पहले का कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके अंदर क्या चीज सेम है, a1 b1 a2 b2 a3 b3, सॉरी a1 b1 a1 b1 a1 b1। तो अब इधर की रो 1 अगर कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब रो 1 कॉलम 1 से, रो 2 कॉलम 2 से, रो 1 कॉलम 1 से, रो 1 कॉलम 2 से, रो 1 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों के अंदर क्या चीज सेम होगी, रो 1। तो इस तीनों के अंदर क्या चीज सेम है, a1 b1। तो a1 b1 इधर की रो 1 के एलिमेंट्स है, या तो पता चल गया। ये समझ में आ रहा है पक्का? ध्यान से, नहीं आया तो नहीं आया। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इधर का रो 1 कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉमन क्या चीज है? रो वन कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 1 कॉलम 2 से हो रहा है, रो 1 कॉलम 3 से हो रहा है। तो पहले 3 एलिमेंट्स जो जनरेट हुए, रो 1 को कॉलम 1 से करके, रो 1 कॉलम 1 से करके, रो 1 कॉलम 2 से करके, रो 1 कॉलम 3 से करके, इसके अंदर क्या चीज सेम है? A1 B1 A1 B1 A1 B1। तो A1 B1 मस्ट बी रो 1, हाँ या ना? पक्का? तो लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो थर्ड एलिमेंट कैसे आएगा? ध्यान से देखना, A1 B1 0, इधर L1 M1 0। अगर ये किया तो दिस इंटू दिस करो, A1 L1 B1 M1 N 0, तो ये बन गया, राइट? सिमिलरली अब L2 M2 0, L3 0। अब देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके, ये पहले 3 एलिमेंट बन गए, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है कैसे सोचा? कैसे ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब सेम चीज सेकंड रो में देखो, क्या चीज है? L1 M1 सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है। क्या चीज का फर्क हुआ? A2 B2 A2 B2 A2 B2, मतलब रो चेंज हो गई अब A2 B2 में। तो इधर आ गया A2 B2 0, A3 B3 0। तो यस, दिस डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटरमिनेंट, हाँ या ना? पक्का? नाउ इसका एक कंप्लीट रो कॉलम 0, इसका एक कंप्लीट रो 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली 0। तो यस, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, जो मर्जी कर लो। एक्सक्यूज मी सर, एक एक करके, एक एक करके। ध्रुव ऑनलाइन, एक सेकेंड, हाँ जी बोलो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि अलग-अलग कर सकते हैं, लेकिन कितने डिटरमिनेंट बनेंगे? एक ही में कर दो ना, एक में A1 L1 A2 L1 A3 L1 प्लस दूसरे कॉलम में A1 L2 और ऐसे एक और तो डिटरमिनेंट। एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके अंदर बाकी 2 रो सेम रहनी चाहिए। मैट्रिक्स नहीं है, एलिमेंट पे एलिमेंट नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो तू तेरे को इन दोनों को सेम रखना पड़ेगा और इनको 2 अलग अलग में तोड़ना पड़ेगा, राइट? फिर प्लस, अब वो जो 2 बने उसके आगे रो 2 के अकॉर्डिंगली 2 बनेंगे। तो इट्स लाइक कि पहले ये बना, ये रो 1 के अकॉर्डिंगली है ना, ये रो 1 को तूने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रो 2 रो 3 दोनों में सेम है। अब फिर तूने रो 2 के अकॉर्डिंगली किया, फिर तू रो 3 के अकॉर्डिंगली करेगा, ऑब्वियसली 8 बनेंगे। ये समझे ना? वो बहुत ज्यादा गंदा चला जाएगा। मैट्रिक्स नहीं है कि हाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड कर लिया, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ जी ध्रुव बोलो। सर हमने यहाँ पे जीरो के अलग कॉलम क्यों ऐड किया था? क्योंकि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है नहीं ना, तो थर्ड एलिमेंट बेसिकली सब में 0 है। तो हम अगर हो ही सिर्फ 2 एलिमेंट्स, वहाँ पे गिवन है कि 3x3 का है। यार वैसे भी ये 3x3 डिटरमिनेंट है, वो तो 3x3 को मल्टीप्लाई करके बनेगा ना, 2 वो बनेगा ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो थर्ड एलिमेंट लाना ही था जबरदस्ती। यस। ठीक है, ये नोट करो। हेडिंग दे दो नए चैप्टर की, कैलकुलस। CALCULUS। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारा कैलकुलस के अंडर, फंक्शंस। एंड फंक्शंस के अंदर सबसे पहला पार्ट आ रहा है हमारा ग्राफ थ्योरी। फंक्शंस के अंडर सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा ग्राफ थ्योरी। ठीक है, अब प्लीज इधर कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ग्राफ की पता होनी चाहिए, राइट? कोई भी ग्राफ देखेंगे, उन बेसिक चीजों का को हमें हर बार हर ग्राफ में ऑब्जर्व करना ही करना, ठीक है? उसके बिना ग्राफ का एनालिसिस इनकम्प्लीट है, अदरवाइज समझ ही नहीं पाएंगे हम ग्राफ को यार, ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
करें, शुरू करें, ठीक है, ध्यान से इधर। तो पहले तो समझ लो ग्राफ होता क्या है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ होता क्या है। तो मान लो हमारे पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो ग्राफ क्या करता है कि इसके इनपुट का और आउटपुट का वेरिएशन क्या है, मतलब इनपुट के वेरी करने पे आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है, उस चीज को विजुअलाइज करवाता है। तो देखो ये भी इनपुट आउटपुट का वेरिएशन है, लेकिन इसको विजुअलाइज कराना वो भी इनपुट आउटपुट का वेरिएशन है। तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अपना नॉर्मल अलजेब्रिक ले लो या नॉन अलजेब्रिक, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से देखना, अगर मैंने x को अल्फा पुट किया एंड आउटपुट आ गया y की वैल्यू बीटा, तो हमने क्या किया, अल्फा कोमा बीटा का ऑर्डर्ड पेयर बनाया, x कोमा y। यही करते हैं जनरली, राइट। बेसिकली ये पॉइंट अब इसके ऊपर लाई करेगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसके अंदर x को 2 पुट कर दिया, मान लो y 3 आ गया, तो 2,3 ऑर्डर पेयर मैं क्या बोलूंगा, उसके ऊपर लाई करता है, हाँ या ना, राइट। तो मैंने क्या किया, ये अल्फा कोमा बीटा को प्लॉट कर दिया। तो मेरा ग्राफ ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये इसके थ्रू पास करेगा, हाँ या ना, राइट। ऐसे मैंने कितने इनपुट दे सकता हूं, जितने इनपुट जा सकते हैं डोमेन के पॉइंट्स, इनफाइनाइट। वो सारे के सारे इनपुट दिए, उनके अकॉर्डिंगली सारे के सारे आउटपुट आए, वो इनफाइनाइट मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाए, इन सबको प्लॉट कर दिया। इस तरीके से रैंडम इन जनरल ग्राफ बन गया, ये समझे। तो ग्राफ होता क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करता है, तो राइट, वो सारे के सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। ये समझे, बड़ी सिंपल सी बात आ गई। तो यहां पे ध्यान से चेक करना, अल्फा कोमा बीटा के अंदर दिस इज बीटा, हाँ या ना, राइट। दैट मींस किसी भी पॉइंट की जो हाइट है, राइट, किसी भी पॉइंट की हाइट जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का y है, राइट। हाइट तो y होता है x कोमा y का, राइट। बट एक्चुअली में बीटा यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन, आउटपुट ऑफ द फंक्शन, हाँ या ना। तो बेसिकली हाइट आउटपुट, तो कहना ही से दैट कि ग्राफ की जो हाइट होगी वो उस फंक्शन का आउटपुट होगा, हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो। सो वी कैन से दैट आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये चीज क्लियर हुई, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, अब यार अबव एक्स एक्सिस मेरा y क्या होता है, बिलो एक्स एक्सिस। तो अबव, अब जितने भी पॉइंट्स मेरे अबव एक्स एक्सिस है उन सबकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि आउटपुट क्या होगा। तो अबव एक्स एक्सिस अगर मेरा ग्राफ लाई कर रहा है, उस हर एक पॉइंट पे आउटपुट क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव, हाँ या ना। ऐसे ही हर एक पॉइंट जो बिलो होगा वहां पे आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, एवरी पॉइंट विच इज ऑन दी एक्स एक्सिस, क्योंकि वहां पे वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, जीरो, मतलब आउटपुट जीरो, मतलब हाइट जीरो। ये समझे, श्योर। तो अब ये देखो जरा, मान लो दिस इज अल्फा कोमा जीरो, दिस इज बीटा कोमा जीरो एंड दिस इज गामा कोमा जीरो। एबीसी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नाउ अगर मैंने ये जो भी फंक्शन है y इक्वल टू लेट से f1x, इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने इनपुट दिया, अच्छा मेरे को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता y एक्सिस कहां पे अभी, क्योंकि मैं अभी हाइट वाइज देख रहा हूं, तो मेरे को y एक्सिस कहां पे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इनपुट मैंने अगर दिया अल्फा से लेके बीटा के बीच बीच में, तो हाइट क्या आ रही है, अबव एक्स एक्सिस, राइट। तो यानी कि फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मतलब इस फंक्शन के अंदर इनपुट अगर मैंने अल्फा से बीटा दिया, एक्स इज द इनपुट, अल्फा इज द इनपुट, तो x क्या होता है, इनपुट, y क्या होता है, आउटपुट, राइट। तो अगर मैंने इनपुट अल्फा से बीटा दिया तो आउटपुट क्या आएगा,
पॉजिटिव, हाँ या ना? पक्का? सोच लो, इनपुट अगर मैंने बीटा से गामा दिया तो आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव। इनपुट गामा के बाद दिया तो आउटपुट क्या आएगा? एंड इनपुट अल्फा से पहले पहले दिया तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. एंड अगर मैंने इनपुट दिया x इक्वल टू एग्जैक्टली अल्फा बीटा गामा तो आउटपुट क्या आएगा? तो एग्जैक्टली एट दीज पॉइंट्स आउटपुट इज 0, राइट? अब वो इनपुट जिस पे आउटपुट 0 आए, ऐसे इनपुट को बोलते हैं रूट ऑफ द फंक्शन। जैसे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता था, उसकी भी डेफिनेशन यही है, इनपुट जिस पे आउटपुट 0। रूट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्या? इनपुट जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, वो इस इनपुट को क्या बोलते हैं? रूट। तो रूट इज इनपुट वेयर आउटपुट y इज 0। बेसिकली इनपुट का मतलब x। तो वो x की वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए, तो इसलिए जब भी रूट निकालना होता है हम क्या करते हैं? उस पूरी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो, तो उसको सॉल्व करके बाकी x की इक्वेशन बचेगी, उस x की इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? रूट। और ग्राफिकली रूट क्या होता है? ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करके जाए या टच करके जाए। बेसिकली आउटपुट 0 होना चाहिए, आउटपुट यानी कि y 0 होना चाहिए। y कहां पे 0 होता है? एक्स एक्सिस पे। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? रूट। बात खत्म। ठीक है? तो ग्राफिकली पॉइंट्स वेयर ग्राफ टचेस और कट्स या इंटरसेक्ट बोल सकते हो एक्स एक्सिस, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? रूट्स। ये समझ में आया? हाँ जी, पक्का? इस पॉइंट पे रिप्लाई कम आया, समझ आया ही नहीं? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस तो आउटपुट पॉजिटिव, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस आउटपुट नहीं। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले ये देख के पता चल जाना चाहिए, राइट? ग्राफ का। ये क्लियर हुआ? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ठीक है, आगे इसके जस्ट आगे स्टार मार्क करके लिखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है जो हम ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ के अंदर। ठीक है, ध्यान से इधर आ जाओ। नाउ इनपुट के बढ़ने पे प्लीज ध्यान से फोकस। इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर बढ़ रहा है इंक्रीज। इनपुट हमेशा बढ़ाया जाएगा, इनपुट हमेशा बढ़ाया जाएगा। तो इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, आउटपुट कम हो रहा है डिक्रीजिंग, और आउटपुट चेंज नहीं हो रहा कांस्टेंट। तो 3 टाइप के टोटल इंक्रीजिंग है जो तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, इसके अलावा कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं। इन तीनों के अलावा कोई और डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। एंड
दिस इज कांस्टेंट। तो देखो, इनपुट के बढ़ने पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक्स बढ़ेगा, नंबर लाइन की प्रॉपर्टी है। नंबर लाइन क्या बोलता है, अगर नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक्स इंक्रीजेस, राइट, यही है नंबर। उसी तरीके से नंबर्स को अरेंज किया हुआ है हमने। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ा, ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई इंक्रीज होता है, नीचे की तरफ आओगे तो वाई डिक्रीज होता है। तो वाई का इंक्रीज होने का मतलब आउटपुट का इंक्रीज होना, क्योंकि वही तो भैया आउटपुट है वो। तो इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ा, इंक्रीजिंग। इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ा, इंक्रीजिंग। इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ा, इंक्रीजिंग। इधर इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम। तो ऊपर वाले तीनों इंक्रीजिंग, नीचे वाले तीनों डिक्रीजिंग। और ये इनपुट के बढ़ने पे हाइट ना ऊपर गई ना नीचे, आउटपुट ना बढ़ा ना कम हुआ, कांस्टेंट। ये समझे? तो जितने हमारे फंक्शन है अभी जो हमने बनाया था, बाय द वे इधर ध्यान से देखो, ये बनाया था, तो यहां तक ध्यान से देखना क्या यूज हो रहा है, ये वाला, हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद यहां तक कहीं ना कहीं, यहां तक क्या यूज हो रहा है, नीचे की तरफ ये वाला, ये वाला। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला चेक करो जरा। उसके बाद फिर कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर की तरफ। ये समझ पा रहे हो? तो जितने भी ग्राफ बनेंगे भैया वो इन्हीं 7 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, इसके अलावा देयर एग्जिस्ट नथिंग। जितने ग्राफ बनेंगे इन 7 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, 3 इंक्रीजिंग 3 डिक्रीजिंग। ये समझे? पक्का? राइट। तो इंक्रीजिंग का लिख लो, इफ आउटपुट इंक्रीजेस, if output increases, ब्रैकेट में लिख लो हाइट ऑफ द ग्राफ, if output increases, ब्रैकेट में लिख लो हाइट ऑफ द ग्राफ, with the increase in input, with the increase in input, then function is increasing, then the function is increasing। ठीक है? if the output increases यानी कि हाइट ऑफ द ग्राफ with the increase in input, then the function is increasing। अब इसके साथ ये 3 ग्राफ बनाओ, पहले 3 वाले, पहले 3। जल्दी जल्दी जल्दी। इंक्रीजिंग में कांस्टेंट भी हो सकता है पर्टिकुलर इंटरवल। दो डेफिनेशन आते हैं, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आएगा। एक्चुअली इनकी डेफिनेशन में फर्क है, मैं बताता हूं। ठीक है? हाँ जी, आगे डिक्रीजिंग में लिख लो कि इफ द आउटपुट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनपुट, if the output decreases with the increase in input, if the output decreases with the increase in input, if the output decreases with the increase in input। ठीक है? डिक्रीजिंग बना लो, 3 डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के 3, जल्दी शाबाश।
ठीक है, इफ आउटपुट does not change with the change in input, if output does not change with the change in input, then the function is constant. ये last वाला, ठीक है। अब तीनों इंक्रीजिंग के अंदर अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से तीनों ऊपर की तरफ जा रहे थे, राइट, और डिक्रीजिंग नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। आई होप ये चीज क्लियर हुई। श्योर। नाउ अब ये एग्जांपल, तो ये a, 0 अल्फा, 0 चलो b ले लो, c, 0 d, 0 बिल्कुल भाई, e, 0 डन। प्लीज ध्यान से देखना, राइट। अब आउटपुट का और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फंक्शन मेरा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, यानी कि आउटपुट इज, बट इट इज इंक्रीजिंग। अब अगर ये वाला है तो इस पार्ट के बाद आउटपुट पॉजिटिव, इसके पहले पहले आउटपुट, बट स्टिल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और इसके अंदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट आउटपुट एट एवरी पॉइंट इज बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि नेगेटिव। तो आउटपुट का और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई लेना देना नहीं होता। ये समझ में आ गया? पक्का? अब देखो, इसी पूरे ग्राफ की हाइट अगर मैंने बढ़ा दी तो बिहेवियर सेम रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, क्योंकि इसके अंदर किया क्या मैंने, हाइट ही तो बढ़ाई है ग्राफ की। तो हाइट पूरे के पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करने से, जो पहले ऐसे इंक्रीज कर रहा था, ऊपर से भी हाइट बढ़ने से भी क्या होगा, पूरे के पूरे ग्राफ की अगर हाइट बढ़ गई तो यहां पे इंक्रीजिंग है तो यहां पर भी क्या होगा, तो बिहेवियर नहीं चेंज करेगा। ऊपर नीचे करने से पैरेलली बिहेवियर चेंज नहीं करता। ये समझ में आ रहा है? राइट। बट आउटपुट जरूर चेंज कर जाएगा, क्योंकि अगर नीचे है तो नेगेटिव है, थोड़ा सा बीच में है एक्स एक्सिस के तो जीरो भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और बिल्कुल ऊपर आ गया तो पॉजिटिव। तो हाइट चेंज करने से बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, आउटपुट जरूर चेंज करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं चेंज करेगा। ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। तो इन दोनों चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे पॉजिटिव एंड जीरो एंड नेगेटिव की बात करूं, किसका आउटपुट, तो आउटपुट पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ये छोटा सा पॉइंट है, देख लो, आउटपुट पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव, राइट। तो यहां पे अब पॉजिटिव कहां पे आ रहा है, ए टू सी के बीच में, हाँ या ना। तो x बिलोंग्स टू ए टू सी यूनियन e टू इंफिनिटी। अच्छा, नेगेटिव कहां पे आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन सी टू ई। अच्छा, जीरो कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली ए सी एंड ई, हाँ या ना। अच्छा, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद रखना, इंक्रीजिंग को हमेशा अप एरो से डिनोट करेंगे, डिक्रीजिंग को डाउनवर्ड एरो से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब इसके अंदर सबसे पहले इंक्रीजिंग कहां पे है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बी तक, ये जहां जब तक वो टॉप पे नहीं पहुंच गया तो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। तो माइनस इंफिनिटी टू बी, इंक्रीजिंग। अच्छा, उसके बाद डिक्रीज हुआ, फिर यहां से इंक्रीज हुआ, तो यहां से लेके डी से यूनियन डी टू इंफिनिटी, एंड डिक्रीज बी से डी तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ गया, तो बी टू डी, यहां पे बी टू डी, हाँ या ना। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब एक छोटी सी चीज है, उसका रीजन मैं बाद में दे पाऊंगा, अभी नहीं, प्रॉपर जब डेफिनेशन आएगी। क्या कि जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है
वहां पे dy बाय dx क्या होता है, डेरिवेटिव उसका फंक्शन का पॉजिटिव। जहां पे डिक्रीजिंग होता है वहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। ये यूज होगा इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, बट इसका रीजन जो है वो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आ जाएगा, कंटिन्यूटी इनफैक्ट डिफरेंशियबिलिटी में आ जाएगा। तीसरा अब से तीसरा चैप्टर आ जाएगा इसका रीजन, ठीक है। बट ये फॉर द टाइम बिंग तुम्हें याद रखना, ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी। वही देखो, अब यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग, तो यहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश पॉजिटिव, इसके बीच में y डैश नेगेटिव, इसके बीच में y डैश पॉजिटिव। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि एक फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा और मैं देखूंगा डेरिवेटिव कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, तो वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलेगा। बात समझे। और अगर मेरे को देखना है कि फंक्शन अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्सिस कहां पे है, तो फंक्शन कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव है, तो फंक्शन की इनइक्वालिटी बनाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा। देखो अगेन, फंक्शन की इनइक्वालिटी एंड फंक्शन के डेरिवेटिव की इनइक्वालिटी दोनों अलग चीजें हैं। फंक्शन की इनइक्वालिटी मेरे को क्या बताएगा कि फंक्शन का आउटपुट कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है, और फंक्शन के डेरिवेटिव की इनइक्वालिटी मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएगा। ये समझ में आ रहा है पक्का। फंक्शन का इनइक्वालिटी का मतलब, अगर मान लो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो x प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, x प्लस टू इज लेस देन जीरो। तो ये मेरे को क्या बताएगा, इसका सोल्यूशन क्या बताएगा, कहां पे अबव एक्स एक्सिस है, क्योंकि मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो कर दिया, मतलब पॉजिटिव। तो ये चीज मेरे को बताएगा फंक्शन कहां पे अबव एक्स एक्सिस है, फंक्शन कहां पे बिलो एक्स एक्सिस है, फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव, फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव। अब फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट, अब देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1, दैट्स इट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ या ना, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ या ना, तो मतलब ये वाला फंक्शन हमेशा क्या है, डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन हमेशा ही फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग है। और इसका ग्राफ बनाओ जरा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स को जीरो पुट किया y2, y को जीरो पुट किया x आ गया -2, याद है ना स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बात खत्म। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या आ गया -2, तो -2 के बाद पॉजिटिव, -2 के पहले यहां से भी तो वही आ रहा है -2। तो फंक्शन की इनइक्वालिटी, राइट, अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा। फंक्शन के डेरिवेटिव की इनइक्वालिटी क्या बताएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आई होप क्लियर हुआ, डन, थैंक यू। Inequality of the function एरो माल के लिख लो, एरो लगा लोगे, एरो के बाद एरो 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 भैया ऐसा होता है, ये नहीं होता एरो, एरो ये होता है, ठीक है ना। हाँ, एरो के बाद लिख लो फंक्शन अबव और बिलो एक्स एक्सिस। शायद रिपीट करना, इनइक्वालिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एरो मार के लिख लो, फंक्शन ग्राफ ऑफ द फंक्शन, या फंक्शन अबव या बिलो एक्स एक्सिस, एक ही बात है, फंक्शन अबव या बिलो एक्स एक्सिस, और आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव, और आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगली लाइन में लिखो इनइक्वालिटी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इनइक्वालिटी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एरो मार के लिख लो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलो